20वीं सदी में मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की जो उड़ान भरी, इससे पहले वह कभी इतना न कर सका था। मानव इस सदी में न केवल अपनी सुख सुविधाओं के अनेक प्रकार के यंत्र बनाने में कामयाब रहा, बल्कि अंतरिक्ष के कई रहस्यों का पता लगाने में भी उसे कामयाबी मिली। यहाँ तक कि उसने अंतरिक्ष एवं इसके कुछ ग्रहों का भ्रमण कर असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। मानव की इस प्रगति में कई प्रकार की नवीन तकनीकों का विशेष योगदान रहा है। वैसे तो ऐसी तकनीकों की एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है, किंतु अंतरिक्ष में मानव की पहुंच एवं रॉकेट विज्ञान के संदर्भ में देखें तो जिस तकनीक ने रॉकेट की गति बढ़ाने में पिछले कुछ दशकों में अपना विशेष योगदान दिया, वह है क्रायो तकनीक। क्रायो तकनीक क्रायोजेनिक्स की एक आधुनिक तकनीक है। क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत परम शून्य तापमान, सामान्यतः 150 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान एवं इन्हें प्राप्त करके अध्ययन किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हीलियम जैसी गैसों के तरल रूप के भंडारण, उनके उपयोग तथा परम शून्य तापमान पर यांत्रिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का हिंदी रूपांतर निम्नतापिकी है। इस तकनीक की शुरुआत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। इस संसार के सभी गैसीय व तरल पदार्थ न्यूनतम तापमान में जमकर ठोस रूप में आ जाते हैं। केवल हीलियम एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम तापमान की स्थिति में हमेशा द्रव रूप में ही रहती है। द्रवीभूत हीलियम का प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। इसके लिए द्रवीभूत नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक से द्रवीभूत नाइट्रोजन के प्रशीतन द्वारा बैक्टीरिया, एंजाइम, ऑक्सीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होने वाली सड़न प्रक्रिया को कम किया जाता है। यह तकनीकी खाद्य पदार्थों को कई दिनों के बाद तक सुगंध, रंग एवं पोषक तत्वों से भरपूर रखने में भी मददगार साबित होती है। इसीलिए इस तकनीक का प्रयोग फल, फूल, सब्जियों एवं सड़ने वाले खाद्य पदार्थों को प्रशीतित कर एक जगह से दूसरी जगह भेजने में क्रम से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। अस्पतालों में रोगियों के रक्तदान के लिए रक्त को सामान्यतः 3 सप्ताह से अधिक समय तक परिरक्षित नहीं रखा जा सकता। अब क्रायोजेनिक्स के माध्यम से द्रवीभूत नाइट्रोजन का प्रयोग कर रक्त को कई महीनों ही नहीं कई सालों तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सामान्य शल्यक्रिया के क्षेत्र में भी क्रायोजेनिक्स काफी उपयोगी है। पार्किंसंस रोग तथा अनैच्छिक संचालन की अन्य विकृतियों के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से फोड़ों को प्रशीतित करके रक्तस्राव के बिना ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। आंखों का मोतियाबिंद दूर करने तथा टॉन्सिल के ऑपरेशन में भी रक्तहीन क्रायोसर्जरी संभव है। तेल शोधक कारखानों में प्राकृतिक गैसों के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आजकल घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग बढ़ा है। पहले प्रशीतन की अच्छी तकनीक उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके भंडारण एवं अन्य कार्यों के दौरान इसकी भारी क्षति होती थी। क्रायोजेनिक्स की मदद से न केवल इनके अच्छे भंडारण में सफलता मिलेगी, बल्कि काफी अधिक मात्रा में इनकी क्षति भी रोकी जा सकेगी। इस तरह यह तकनीक देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। कृषि एवं पशुपालन उद्योग में इस तकनीक का व्यापक प्रयोग संभव है। क्रायो तकनीक की हाल में मिली प्रसिद्धि का सर्वप्रमुख कारण अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए रॉकेट के इंजन में इसका प्रयोग है। क्रायो तकनीक का प्रयोग आधुनिक रॉकेट इंजन के निर्माण में किया जाता है। क्रायो तकनीक की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों को क्रायोजेनिक इंजन इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे तरल ईंधन से चल सके। यह तरल ईंधन इस तकनीक के प्रयोग के कारण न्यूनतम तापमान पर भी ठोस में नहीं बदलता। यह तकनीक दुनिया के केवल 6 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान और भारत के पास है। क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता अत्यधिक होती है। आजकल भू स्तर कक्षा उपग्रह के प्रक्षेपण में क्रायोजेनिक इंजन वाले रॉकेटों का ही प्रयोग किया जाता है। रॉकेटों के क्रायोजेनिक इंजन में वैज्ञानिकों को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अन्य द्रव प्रणोदकों की तुलना में क्रायोजेनिक अत्यंत प्रशीतित तरल प्रणोदकों का प्रयोग कठिन होता है। इसकी मुख्य कठिनाई यह है कि ये बहुत जल्दी वाष्प बन जाते हैं। इन्हें अन्य तरल प्रणोदकों की तरह रॉकेट खंडों में नहीं भरा जा सकता। रॉकेटों के क्रायोजेनिक इंजन के टरबाइन और पंप को भी जो ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को दहन कक्ष में पहुंचाते हैं, खास किस्म की मिश्र धातु से बनाया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को दहन कक्ष तक पहुंचाने में जरा सी भी गलती होने पर कई करोड़ रुपयों की लागत से बना जीएसएलवी रॉकेट भारत द्वारा छोड़े गए जीएसएलवी रॉकेटों में इस प्रकार की दुर्घटना 1-2 बार हो चुकी है। इसके अतिरिक्त क्रायोजेनिक तरल प्रणोदकों का प्रयोग करते समय दहन के पूर्व गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही अनुपात में मिश्रित करना, सही समय पर दहन प्रारंभ करना, उनके दबावों को नियंत्रित करना, पूरे तंत्र को गर्म होने से रोकना जैसी कठिनाइयां भी आती है। भारत में इस समय कई वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं में क्रायोजेनिक्स के उपयोग से संबंधित अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। इनमें टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
नई दिल्ली। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज जादवपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय का भौतिकी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी अब इस तकनीक का प्रयोग अत्यधिक रॉकेट इंजन बनाने के लिए करता है। 5 जनवरी 2014 को भारत द्वारा श्रीहरिकोटा से पहला स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट GSLV-D5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा था, यह देश की अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक संपन्न विश्व के गिने चुने राष्ट्रों में अब भारत भी एक है। इससे पूर्व भारत द्वारा छोड़े गए 7 GSLV रॉकेटों में से 5 में भारत को असफलता मिली थी। इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो के GSLV परियोजना के निदेशक के सिवन ने कहा था, अब इसरो का नटखट बालक GSLV आज्ञाकारी हो गया है। क्रायो तकनीक के प्रयोग में भले ही कुछ कठिनाइयां हो और यह थोड़ा महंगा हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद है। इसका प्रयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए हो सकता है। इसके लिए विकास के लिए तेजी से प्रयास हो रहे हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेटों के इंजन बनाने के लिए अधिक होता है। आशा है आने वाले समय में इसका व्यापक प्रयोग तेल शोधक कारखानों एवं चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।